तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है बच्चों। आपको तो पता ही होगा कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम कल होने वाला है इंग्लिश सब्जेक्ट का। जी हाँ बच्चों, इंग्लिश सब्जेक्ट का क्लास 12th का। ठीक है, तो कल के पेपर के लिए हम आपको ये एक सैंपल पेपर प्रोवाइड करवा रहे हैं और फाइनली हमारा जो टारगेट था 10 सैंपल पेपर कह लीजिए। ठीक है, या तो आप सैंपल पेपर कह सकते हैं या फिर आप इसको एज अ प्रैक्टिस पेपर भी कह सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। हमारा ये जो टारगेट था ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो फाइनली हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया है। इसी बात पे एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता उनको मैं बताना चाहूंगा कि जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का, जी हाँ बच्चों, इंग्लिश सब्जेक्ट का 13 मई, मैं लिख देता हूँ डेट, 13 मई 2022 को पेपर होने वाला है। उसके लिए हम आपको प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, उन्हीं प्रैक्टिस पेपर्स में से आपको 9 पेपर मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया है। ये प्रैक्टिस पेपर नंबर 10 है हमारा। ठीक है, अगर आपने इन 9 वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जो है सो कि ये जो वीडियो है इसको पूरा देखने के बाद इन 9 पेपर्स को भी जरूर देख के जाइएगा। आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी पेपर के अंदर। तो चलिए बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश कोर है हमारा और इसका सब्जेक्ट कोड जो होगा आपका 301 होगा इसका। ठीक है, जो पेपर होगा आपका 2 घंटे का होने वाला है और जो आपका यहाँ पर पेपर टोटल कितने नंबर का आएगा तो 40 नंबर का आपका पेपर आएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो बोर्ड का पेपर कुछ इसी तरह से आएगा आपका। यहाँ पर सीरीज लिखी हुई रहेगी, सेट इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, आपका कोड लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, रोल नंबर इस तरह से लिखा रहेगा, आपका रोल नंबर के लिए मतलब इस तरह से सेक्शन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे चले तो कुछ बेसिक बातें बता के रखा है यहाँ पर कि 12 प्रिंटेड पेजेस देखने को मिलेंगे आपको। इस पेपर में टोटल 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 15 मिनट का टाइम आपको अलाउ किया जाएगा पेपर को पढ़ने के लिए। 10:15 पे आपको पेपर दे दिया जाएगा। और वहीं अगर बात करें आपसे तो जो 10:30 होता है यानी 10:30 AM पे आपका पेपर जो है वो शुरू हो जाएगा। तो आपको 10:30 AM से ही अपना जो पेपर है वो लिखना शुरू कर देना है। तो इस तरह से कुछ बेसिक बातें आपको यहाँ पर बता रखी हैं जिनको आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ठीक है, अब नीचे चलते हैं बच्चों। जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखा है आपका, जिसको हिंदी में आप सामान्य निर्देश बोलते हैं। कि बता रखा है कि ये जो पेपर है आपका 3 सेक्शंस के अंदर बटा हुआ है। रीडिंग वाला सेक्शन, राइटिंग का सेक्शन और लिटरेचर का सेक्शन। और बता रखा है आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस में कि अलग अलग क्वेश्चन के अंदर अलग अलग आपको निर्देश दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस को हल करना है यानी उनका आंसर लिखना है। तो चलिए हम लोग बढ़ चलते हैं। हमारा जो पेपर है उसका फर्स्ट सेक्शन, जिसको सेक्शन ए या हिंदी में खंड क कहते हैं, जो कि है हमारा रीडिंग वाला सेक्शन। और ये टोटल जो पूरा सेक्शन है ये 14 नंबर का आपका आ रहा है। यानी इस सेक्शन के अंदर जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, बेसिकली 2 प्रश्न है और दोनों ही पैसेज है, दोनों मिलाकर के 14 नंबर का आपका बनता है। तो पहला वाला पैसेज देखिए, पहला वाला क्वेश्चन जिसको आप कह सकते हैं, यहाँ पर बोला गया है रीड द पैसेज गिवन बिलो। इसको पढ़ना है और इस पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो देखिए जो पहला पैसेज है आपका, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो महाराणा प्रताप रूल्ड ओवर मेवाड़ ओनली फॉर 25 ईयर्स, यानी कि महाराणा प्रताप ने केवल 25 वर्षों तक मेवाड़ पर शासन किया। ये पैसेज पूरा तरह से आपका महाराणा प्रताप के ऊपर बेस्ड है। आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस पैसेज को रीड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर और इसी पैसेज से आगे और थोड़ा सा इसी के बारे में, महाराणा प्रताप जी के बारे में बता रखा है, मेवाड़ के बारे में बता रखा है। ठीक है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। वैसे पैसेज जो मैं बार बार ही बोलता हूँ, पैसेज डिफरेंट आएगा आपका पेपर के अंदर, तो उतना आपको जो है सो कि पैसेज पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए इसी पैसेज के लेकर के आपको एक बोल दिया, आपको मतलब इंस्ट्रक्शंस दे दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज आंसर एनी 8 क्वेश्चंस फ्रॉम द 9 गिवन बिलो। एक एक नंबर के 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको। ठीक है, 8 नंबर का टोटल पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहले का पहला ए है आपका, यानी कि महाराणा प्रताप बिकम इमोर्टल बिकॉज, यानी कि महाराणा प्रताप अमर हो गए क्योंकि आंसर है ही एडेड अ लॉट ऑफ ग्रैंडवर टू मेवाड़, यानी कि उसने मेवाड़ को बहुत कह सकते हैं भव्यता प्रदान की थी महाराणा प्रताप जी ने।
ठीक है, इसीलिए वो इमोर्टल यानी कि अमर हो गए एक तरह से। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, दूसरा कर लेते हैं एक और, कि डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ मेवार वेयर, यानी कि मेवार के रास्ते में कठिनाइयां थी, क्या क्या कठिनाइयां थी? तो आप आंसर लिख सकते हैं, इट्स स्मॉल एरिया एंड स्मॉल पॉपुलेशन, यानी कि इसका छोटा क्षेत्र था मेवाड़ का और ये छोटी आबादी यहाँ पर रहती थी। ठीक है, ये जो भी आंसर है, जो भी क्वेश्चन है, ये सारा पैसेज से रिलेटेड है आपका। और भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पढ़ ही सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका आप देख सकते हैं, ये मेवाड़ वगैरह महाराणा प्रताप से संबंधित इस तरह से है आपका। कोई 8 क्वेश्चन के आंसर देने थे आपको, एक एक नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न भी आपका जो है सो कि पैसेज वाला होगा, लेकिन डिफरेंट ये होगा कि इसके अंदर फिगर या कुछ इस टाइप से चार्ट वगैरह दिया हुआ रहेगा। जैसे कि देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी आपका पैसेज ही है, इसको आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र का 2017 अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के बारे में बताया गया है कि पर्यटन किस तरह से बढ़ा घटा, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां किस तरह से रही हैं। यहाँ पर एक इस तरह से मैं आपको चीजें दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से दे रखा है, कैटेगरी क्या है और डेफिनेशंस क्या है। तो इको टूरिज्म के बारे में बता रखा है, इथिकल टूरिज्म के बारे में बता रखा है, जियो टूरिज्म हो गया आपका, प्रो पुअर टूरिज्म हो गया, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म हो गया, सस्टेनेबल टूरिज्म हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से इनके बारे में डेफिनेशंस वगैरह बता रखी है अकॉर्डिंग टू यूएन वगैरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वही पैसेज है आपका, दूसरा पैसेज। और इस पैसेज से रिलेटेड देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दे दिया आपको कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर एनी 6 आउट ऑफ द 7 क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी कि आपको एक एक नंबर के 6 क्वेश्चंस करने हैं। 7 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए हुए, एक नंबर के एक क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और टोटल आपको 6 अटेम्प्ट करने हैं, तो 6 नंबर मिल जाएंगे आपको अगर सही हुआ तो इसमें से भी एक दो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं आपका। कि पहला है इन द लाइन रिकॉग्नाइज एज द बेंचमार्क द वर्ड बेंचमार्क डज नॉट रेफर टू, यानी कि बेंचमार्क के रूप में मान्यता प्राप्त जो पंक्ति है उसमें बेंचमार्क शब्द का संदर्भ नहीं है। किससे नहीं है? द एबिलिटी टू लॉन्च समथिंग न्यू। ठीक है, यानी कि कुछ नया शुरू करने की क्षमता, ये नहीं है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। ये सारा पैसेज से रिलेटेड है, क्वेश्चन आंसर जो भी मैं बता रहा हूं आपको। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, द वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूएन इन एन ऑब्जर्वेशन शेयर दैट, क्या शेयर करता है? तो संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन ने एक अवलोकन में साझा किया है। क्या साझा किया है? कि कंट्रीज विथ अपकमिंग इकोनॉमिक shall be maximum tourist footfall from all over the world in the next decade। ठीक है, यानी कि आगामी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश में, ठीक है, अगले दशक में दुनिया भर से अधिकतम पर्यटकों की संख्या देखने को मिलेगी। तो इस तरह से यहाँ पर आंसर आप लिख सकते थे। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से आपको आंसर लिखना है। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल के लिए पैसेज दिखाता हूँ, नहीं तो पैसेज आपका चेंज हो करके ही आएगा। ठीक है, तो आपको मतलब उसी हिसाब से आंसर देना होगा। मैं फॉर्मेट पैसेज का आपको एक तरह से समझ सकते हैं बता रहा हूँ। अगला है हमारा सेक्शन बी पे आ गए हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा। सेक्शन बी जो हमारा राइटिंग वाला सेक्शन होता है, और सेक्शन बी के अंदर जितने भी क्वेश्चन, यानी कि तीसरा और चौथा क्वेश्चन होगा वो 8 नंबर का होगा टोटल। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, ये 3 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। देखिए क्या पूछ रहा है तीसरे क्वेश्चन में, सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है ये, कि योर फ्रेंड राहुल, आपका जो दोस्त है राहुल, आप उसने इन्वाइट किया है टू अटेंड अ फंक्शन ऑर्गेनाइज बाय हिम, यानी कि आपके दोस्त राहुल ने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको इन्वाइट किया है। किस लिए इन्वाइट किया है? टू सेलिब्रेट हिज सिलेक्शन इन आईआईएम अहमदाबाद, यानी कि उसका सिलेक्शन हो गया है आईआईएम अहमदाबाद के अंदर। आपको एक रिप्लाई देना है, एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी, यानी कि आप नहीं उपस्थित हो सकते हैं, यानी अटेंड नहीं कर सकते फंक्शन को। आपका नाम नंदलाल है और ये रहा आपका एड्रेस, A28 लाजपत नगर दिल्ली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से बहुत छोटे से एक तरह से कह सकते हैं रूप में आपको बताना है। आपको पहले अपना एड्रेस लिखना है A28 लाजपत नगर दिल्ली, उसके बाद एक डेट लिख देनी है, जैसे मैंने लिख दिया 15 फरवरी 2022। फिर लिखना है डियर राहुल, थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी टू द फंक्शन टू सेलिब्रेट योर सिलेक्शन, यानी कि मुझे बहुत बहुत धन्यवाद अपने जो आपका सिलेक्शन पार्टी है, सेलिब्रेशन जो आप कर रहे हैं उसके अंदर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। ठीक है, आपका जो आईआईएम अहमदाबाद में सिलेक्शन हुआ है उसके अंदर। ठीक है, और ये जो होने वाला है आपका कह सकते हैं
ये जो समारोह होने वाला है आपका 28 फरवरी 2022 को होने वाला है 8 बजे डीडीए पार्क लक्ष्मी नगर के अंदर होने वाला है। आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट आई शैल नॉट बी एबल टू ज्वाइन यू ड्यू टू प्रायर एंगेजमेंट इन अनदर सिटी, यानी कि मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर नहीं आ पाऊंगा क्योंकि क्या हो रहा है कि मैं पहले से ही बिजी हूँ। ठीक है, मैं खेद व्यक्त कर रहा हूँ कि मैं किसी अन्य शहर में पूर्व किसी और काम के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैं वहां पर नहीं आ पाऊंगा। उसके बाद है योर ट्रूली नंदलाल। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा क्वेश्चन। इसके अंदर दो ऑप्शन मिलेगा आपको, ए और बी चौथे में। तो अगर आप ए करना चाहते हैं तो ए वाला कर सकते हैं, अगर आप बी वाला करना चाहते हैं तो बी वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके पास रहेंगे। तो देखिए चौथे में क्या पूछ रखा है, ए और बी में। पहले ए समझते हैं हम। ए में बोल रखा है कि आप कशिश है या कैलाश है, यहाँ रहते हैं आप देहरादून के अंदर। आपने एक एडवर्टीजमेंट देखा, उसके अंदर एक जॉब था, जॉब के लिए बता रखा है कि ये एडवर्टीजमेंट है। तो आप समझते हैं कि भाई मैं ये जॉब कर सकता हूं, तो आपको इतने शब्दों में अपने रिज्यूम के साथ जॉब एप्लीकेशन लिखना है। और सेकंड बी में आपको बता रखा है कि यू आर श्वेता या शिवम, हेड है आप स्कूल, आप हेड हैं ऑफ हिस्ट्री क्लब ऑफ एएसएन पब्लिक स्कूल के जनकपुर दिल्ली। आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है हेरिटेज अवेयरनेस प्रोग्राम इन योर स्कूल। ठीक है, सॉरी, ये आपका जो स्कूल है उसने ऑर्गेनाइज किया है हेरिटेज अवेयरनेस प्रोग्राम आपके स्कूल ने। ठीक है, तो इसके ऊपर अवेयरनेस फैलाना है रिगार्डिंग आवर जो मॉन्यूमेंट्स है। तो आपको रिपोर्ट लिखना है इस प्रोग्राम के ऊपर 120 से 150 शब्दों के अंदर। 5 नंबर का रिपोर्ट आता है आपका। तो देखिए रिपोर्ट लिखने में कुछ नहीं है, आपका नाम आ जाएगा, नीचे डेट लिख दीजिएगा और शुरू हो जाइए। ठीक है, जैसे कि बाय श्वेता या शिवम। ठीक है, अगर आप लड़की हैं तो श्वेता, लड़के हैं तो शिवम। उसके बाद नीचे डेट लिख दीजिए, उसके बाद आप लिखना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं रिपोर्ट इस तरह से, जितना आपको समझ में आता है बस लिख के आइएगा। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट है, इंग्लिश आपको बखूबी आता है, तब तो आपके लिए वेल एंड गुड है। अगर आपको इंग्लिश उतना अच्छे से नहीं आता है तो भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई उतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस ये है बच्चों कि मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप क्या कीजिए, आप छोड़ करके मत आइएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, छोड़ करके नहीं आना है, जितना आपको आता है उतना आप लिख करके ही आइएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा सेक्शन सी से आ जाता है बच्चों। सेक्शन सी से अगला क्वेश्चन आता है, लिटरेचर वाला सेक्शन है। लिटरेचर बोले तो आपकी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर इसके अंदर पूछ जाएंगे, चाहे आपकी फ्लेमिंगो वाली बुक हो या विस्टास वाली बुक हो, दोनों में से किसी भी बुक से क्वेश्चन आंसर पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन ये कंपलसरी है कि दोनों में से ही पूछेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है आपका। 18 नंबर का ये अकेला सेक्शन आता है। टोटल आपका 40 नंबर का पेपर आना है और 40 में से 18 यही आ जाता है। तो मान के चलिए कि आपका 48% के आसपास मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका ये अकेला सेक्शन कवर करता है। तो मैं आपको बाहर पेपर में बोला हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो इस सेक्शन को अटेम्प्ट कीजिएगा बहुत ध्यान से। ठीक है, तो चलिए नीचे समझते हैं इस सेक्शन के क्वेश्चन आंसर्स को। तो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है पांचवा, कि इसमें आपको कोई 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 6 यहाँ पर आपको दिए हुए हैं और एक क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करेंगे 40 शब्द के अंदर आपको अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन जो होगा आपका 2 नंबर का होगा, 2 मार्क्स कैरी करेगा। 5 क्वेश्चन अगर आप सही से अटेम्प्ट कर देते हैं तो 10 नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए पांचवे का पहला जो है हमारा, पांचवे क्वेश्चन जो है हमारा, उसका जो पहला, पांचवे का पहले में क्या पूछ रखा है कि इफ यू वेयर गिवन अ चांस टू चूज एन एंड फॉर द स्टोरी ऑन द फेस ऑफ इट, तो व्हाट वुड बी दैट, यानी कि अगर आपको एक मौका दिया जाए ऑन द फेस ऑफ इट जो कहानी है उसका एंड करने के लिए, अंत चुनने के लिए, तो आपका क्या होगा। ठीक है, मतलब आप क्या चुनेंगे। तो आंसर इस तरह से आप लिख सकते हैं कि हैप्पी एंड ऑफ द स्टोरी, यानी कि कहानी का एक सुखद अंत होगा। ठीक है, डैडी सेव मिस्टर लैम्ब टू हिज हैंडीकैप, यानी कि डेरी ने जो लैम्ब की उस अपंगता है उससे उसको बचाया। और बोथ बिकम गुड फ्रेंड्स, यानी कि दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन बच्चों। दूसरे क्वेश्चन में बोल रखा है कि एड्रीनी रिच choose to express her silent revolt through her poem Aunt Jennifer's Tiger, just as Aunt Jennifer did with her embroidery explain, यानी कि जो एंड्रेनी रिच है उन्होंने अपनी कविता आंट जेनिफर टाइगर के माध्यम से अपने मौन विद्रोह, जो उनकी मन का विद्रोह था, उसको व्यक्त करने के लिए चुना, जैसे कि आंट जेनिफर्स ने अपनी कढ़ाई के साथ किया था। इसको आपको समझाना है।
तो देखिए इस तरह से आंसर है, यहाँ पर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, मैं इसका हिंदी आपको बता देता हूँ। देखिए, एंड्रीनी रिच अपनी कविता के माध्यम से अपने समय में विवाह की पारंपरिक जो संस्था मतलब चलन होती थी उनकी आलोचना करते हैं। यह सुझाव देती हैं वो देते हैं, इस तरह से कह सकते हैं कि यह महिलाओं पर अत्याचार करते थे उस टाइम पे, ठीक है। और इसी तरह से दबंग जो पति होते थे उनके अधीन दुखी विवाह की शिकार आंट जेनिफर्स अपनी गुस्सा निकालने के लिए कढ़ाई उसका चुनाव करती हैं कि भाई उनकी जो गुस्सा है ना उसका गुस्सा निकालने के लिए वो कढ़ाई करती हैं। दोनों अपने रचनात्मक आउटलेट का उपयोग सामाजिक अपेक्षाओं के विरोध के रूप में करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते थे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन बच्चों हमारा यहाँ पर कि हाउ डिड गांधी जी रिएक्ट आफ्टर रिसीविंग सुमोन टू अपीयर इन द नेक्स्ट डे, ठीक है। यानी कि अगले दिन अदालत में पेश होने का जो कह सकते हैं सुमोन है आपका, मिलने के बाद गांधी जी की क्या प्रतिक्रिया थी, मैसेज जब उनको मिला तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। तो आंसर है आपका कि गांधी जी रिसीव अ सुमोन टू अपीयर इन द कोर्ट बट दिस बियॉन्ड द ऑर्डर ही remained awake all the night. He telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar with influential friend. He sent instructions to the ashram. He weird a full report to द विक्ट्री। यानी कि गांधी जी को अदालत में पेश होने के लिए एक जो सुमोन मिला, लेकिन आदेश की उन्होंने अवहेलना की। वह रात भर जागते रहे और उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को एक प्रभावशाली कह सकते हैं मित्र थे उनके भी, और मित्र के साथ वो उनको बिहार से आने के लिए उनको टेलीग्राफ भेजा, ठीक है, जैसे मैसेज भेजते हैं ना उसी तरह से। और उन्होंने आश्रम को निर्देश भी भेजा कि उन्होंने वायसराय को पूरी रिपोर्ट तार के थ्रू भेज दी है, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों इसी इंडिगो वाले चैप्टर से ही, चौथा क्वेश्चन है हमारा कि वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब एज फर्म, यानी कि राजकुमार शुक्ला को दृढ़ क्यों बताया गया है, ठीक है। तो बहुत इजी है, आप कह सकते हैं राजकुमार शुक्ला इज एन इंडिगो ड्राइव from the Champaran, Bihar. He wants Gandhi ji assistance to the injustice carried out on driving farmers. Gandhi ji has another engagement. He followed Gandhi ji for several weeks and managed टू मेक गांधी जी विजिट द चंपारण। यानी कि राजकुमार शुक्ला चंपारण बिहार से एक कह सकते हैं वहां से आए थे और वह चाहते थे कि गांधी जी जो किसानों की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करे, बट गांधी जी बिजी थे, लेकिन फिर भी राजकुमार शुक्ला जी उनको लाने में सफल रहे थे, कामयाब रहे थे चंपारण के अंदर। तो इसलिए आप कह सकते हैं जो राजकुमार शुक्ला था वो एकदम दृढ़ व्यक्ति था, ठीक है, जो निश्चय कर लिया वो करना ही करना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन, हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर, यानी कि सुंदरता की चीज हमेशा के लिए खुशी कैसे होती है, ठीक है। तो आप आंसर लिख सकते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज इटर्नल, ठीक है, इट्स ब्यूटी इंक्रीज विथ टाइम एंड इट ऑलवेज गिव्स प्लेजर टू द beholder, इट गिव्स एवर लास्टिंग जॉय, यानी कि सुंदरता की चीज जो होती है ना वो सशक्त होती है, समय के साथ इसकी सुंदरता बढ़ती जाती है और यह देखने वाले को हमेशा आनंद देती है, यह हमेशा के लिए खुशी देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो कि सुंदरता की चीज हमेशा के लिए खुशी कैसे देती है या खुशी कैसे होती है। आई होप कितना समझ में आया होगा आपको। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है कि हु इज जो एंड हाउ डिड जो बिहेव इन रियलिटी फेज। तो जो था वो कौन था और वो रियलिटी फेज में जो का व्यवहार कैसा था। तो जो है ना एक 4 साल की कह सकते हैं जैक की बेटी है, डॉटर है, ठीक है, एंड शी इज नॉट अ पेशेंस लिसनर, यानी कि वह धैर्यवान श्रोता नहीं है, उसके पास धैर्य नहीं है सुनने का, वो जल्दी सुनना चाहती है। She does not take things for granted and tries to see things in her own way, यानी कि वह चीजों को हल्के में नहीं लेती है और चीजों को अपने तरीके से देखने की कोशिश करती है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आई होप कितना समझ में आया होगा आपको। अब हम लोग आ गए हैं छठे प्रश्न में। इसमें बोला गया है कि आपको कोई 2 क्वेश्चन का आंसर देना है 120 से 150 शब्द के अंदर। एक क्वेश्चन आपका जो है सो कि 4 नंबर कैरी करेगा, 2 क्वेश्चन अगर अच्छे से कर दिया आपने तो 8 नंबर आपको मिल जाएंगे, पूरे सही होने चाहिए लेकिन। तो देखते हैं, छठे का पहला है कि व्हाई डिड गांधी जी कंसीडर द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ,
यानी कि जो गांधी जी थे ना, आपके गांधी जी ने चंपारण जो वहां पर एपिसोड हुआ था भारत में, उसको अपनी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना था। तो यहाँ पर देखिए आंसर इस तरह से लिखेंगे आप कि गांधी जी फेल्ट perturbed टू सी द plight ऑफ इंडियन peasant, यानी कि गांधी जी भारतीय किसानों की दुर्दशा देखकर व्यथित थे, परेशान थे। ठीक है, शेयर क्रोपर्स इन चंपारण वेयर मोरली एंड इकोनॉमिकली सेटर्ड, यानी कि चंपारण में जो शेयर क्रोपर्स थे वो नैतिक और आर्थिक रूप से बिखर गए थे। ठीक है, गांधी जी फाउट सक्सेसफुली टू गेट जस्टिस फॉर द चंपारण पेशेंट्स, यानी कि चंपारण के किसानों को न्याय दिलाने के लिए गांधी जी ने सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद है गांधी जी एक्सप्लेन दैट व्हाट ही डिड वाज एन ऑर्डिनरी थिंग, यानी कि गांधी जी ने समझाया कि उन्होंने जो किया वह एक सामान्य बात थी। ठीक है, बट चंपारण डिड नॉट बीइंग एन एक्ट ऑफ डेफिशिएंट, यानी कि गांधी जी ने समझा तो दिया लेकिन चंपारण ने अवज्ञा का जो अवज्ञा था उसका कार्य शुरू नहीं किया। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं कि इट ग्रेव आउट एन अटेम्प्ट टू एलिजिलेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पेशेंट्स, यानी कि यह बड़ी संख्या में गरीबों के संकट को कम करने के लिए प्रयास के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, जो किसान लोग थे उनके लिए कह सकते हैं आप। गांधी जी ट्राइड टू प्रमोट a new free India who could stand on his fact, यानी कि गांधी जी ने एक नए स्वतंत्र भारत को ढालने की कोशिश की जो उनके लक्ष्य पर टिक सके। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन, माफी चाहूंगा। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट स्टेप्स वेर टेकन बाय गांधी जी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सोशल एंड कल्चरल बैकवर्डनेस इन द विलेज ऑफ चंपारण। तो ये मैंने आपको पहले भी करा रखा है, आप यहाँ पर आंसर देख भी सकते हैं कि क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि चंपारण गांव में जो सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ापन था उसकी समस्या का समाधान गांधी जी ने कैसे किया। तो गांधी जी ने कभी भी खुद को केवल राजनीति या आर्थिक के समाधान तक ही सीमित नहीं रखा था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं कि वह कुछ सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन लाना चाहते थे, इस तरह से। ठीक है, और ये सारे आंसर आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, मैंने पहले भी आपको ये करा रखा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन कि हाउ डज मिस्टर लैम्ब इन्फ्लुएंस डेयरी। ये आपका क्वेश्चन बनता है कि जो लैम्ब था वो डेयरी को कैसे प्रभावित करते हैं। इसका आंसर थोड़ा बड़ा लिखेंगे, मैंने थोड़ा छोटा लिखा है समझाने के लिए आपको। तो इस तरह से है कि लैम्ब टेल्स दैट ही इज ओल्ड एंड हैज अ टीन लेग, यानी कि जो लैम्ब है वो बताते हैं कि वह कह सकते हैं कि बूढ़े हैं और उसके पास टीन का पैर है। ठीक है, चिल्ड्रंस टीज हिम कॉलिंग अ लैम्बी लैम्ब, यानी कि बच्चे उसे लैम्बी लैम्ब कहकर चिढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं बट स्टिल दे कम टू हिज गार्डन, यानी कि लेकिन फिर भी जो बच्चे होते हैं ना उसके बगीचे में आते हैं। ठीक है, दे आर नॉट अफेयर्ड ऑफ हिम बिकॉज ही इज नॉट अफेयर्ड ऑफ देम, यानी कि वे उससे नहीं डरते हैं, बच्चे नहीं डरते हैं उससे क्योंकि वह उनसे डरता नहीं है। ठीक है, मतलब उनको डराता भी नहीं है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ही इज नेवर bothered अबाउट हिज ओल्ड एज और टीन लैग एज लाइफ हैज मैनी मोर थिंग्स टू ऑफर, यानी कि वह अपने बुढ़ापे या टीन के पैर के बारे में कभी परेशान नहीं होता है क्योंकि जीवन में और भी बहुत कुछ है। ठीक है, करने के लिए। तो ये आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के आपको लिखना होगा तो आपका नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। और बस बच्चों यही था हमारा इंग्लिश कोर का पेपर, यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये पेपर समझ में आया होगा और हमारा फाइनली टारगेट भी पूरा हो गया। बेस्ट ऑफ लक सभी को, अच्छे से पेपर करके आना और कल के पेपर के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक है। वीडियो लाइक कर दीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो। ठीक है, इस वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आपको क्या करना है, एक बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप ऑल पे क्लिक करेंगे हमारी जितनी भी नई वीडियोस आएंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।